हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 10 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पेज पे एक तो ये वाला आर्टिकल, गवर्नमेंट बिहार नीड्स, बिहार को कैसी सरकार की ज़रूरत है, ये आर्टिकल लिखा गया है यूके सिन्हा, जो कि सेबी के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो इन्होंने बताया है वो सारी की सारे आइडियाज़ कहीं ना कहीं इंडिया में अप्लाई होते हैं थ्रू आउट इंडिया, अलग अलग रीजन्स में, बट यहाँ पे स्पेसिफिक केस लिया गया है बिहार का। आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रॉब्लम रही है अभी तक बिहार में प्रीवियस गवर्नमेंट्स के साथ में और आगे क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप नेशनल पर्सपेक्टिव में देख सकते हो। अगर आप कोई अपने खुद की स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी इन पॉइंट्स को कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, ये है ऐश्वर्या रेड्डी। अभी आपको रिसेंटली एक केस पता पड़ा होगा कि लॉकडाउन के बाद में इकोनॉमिकल सिचुएशन ख़राब होने की वजह से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया कि उसकी एजुकेशन में इंटरप्शन आ गया और वो पढ़ नहीं पाई रेगुलर बेसिस पे और फ़ी के टाइम पे पेमेंट नहीं हो पाया। तो क्या इश्यूज़ हैं जो कि लॉकडाउन के बाद में ज़्यादा हाईलाइटेड हैं और जिनको टैकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे, मतलब एजुकेशन में अभी करंट रिफॉर्म्स क्या क्या लाने की ज़रूरत है। ओके, ये वाला आर्टिकल है रीडिंग वोल्टायर इन फ्रांस। आपने फ्रांस वाला जो अभी रिसेंट इशू पता है जिसमें एक 18 साल के लड़के ने एक टीचर को असैसिनेट कर दिया था, तो उससे रिलेटेड ये पूरा इशू और वोल्टायर को यहाँ पे कोरिलेट किया जाए क्योंकि वोल्टायर सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर रह चुके हैं जिन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के लिए हमेशा से अपनी बात कही है। आप अगर पत्रिका पढ़ते हो किसी भी स्टेट का, कभी पढ़ा हो, तो उसमें एडिटोरियल पेज जो होता है ना, उसमें सबसे ऊपर ही ऊपर दिखा करो, वहाँ पे हिंदी में लिखा हो रहता है कि हो सकता है कि मैं आपके बातों से सहमत ना हूँ पर आपको बोलने का अधिकार पूरा है, आप बोल सकते हो। ऐसे करके एक कोट आता है, हमेशा आता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल काम का नहीं है। ये वाला आर्टिकल जो है ओपनिंग इन वैली, अभी कश्मीर में आपको पता है यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया था 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद में पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, वहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स की अगर बात करें, जैसे मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, एक तो अब्दुल्लाज हो गए, ठीक है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ की लीडिंग पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उसके लीडर्स, प्लस में पीडीपी, उसकी लीडर महबूबा मुफ्ती, उनको अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया था। कईयों को तो अभी तक भी रखा जा रहा है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया टाइम। तो अभी क्या है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हैं। वैसे तो बात ये की गई थी कि जल्दी से जल्दी कश्मीर को स्टेटहुड दे दी जाएगी, कि वहाँ पर फिर असेंबली के इलेक्शन करवाए जाएंगे, बट अभी अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे सर्कमस्टांसेस इतनी सेटल नहीं है कि स्टेटहुड रीस्टोर की जाए वहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या किया जा रहा है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, जिनका नाम मैंने अभी लिया, वो मिलकर के एक गुपकर, इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, गुपकर एसोसिएशन बोला जा रहा है, कोalition। तो ये लोग मिलके अब इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और ये अपने आप में आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक अच्छा कदम भी है और वाकई में एक सही कदम है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इन छोटे छोटे इलेक्शंस, क्योंकि अब यूटी में कन्वर्टेड है, अब कब तो ये स्टेटहुड मिलेगी और कब जा कर के इलेक्शंस वहाँ पे होंगे असेंबली के, तब वो पॉलिटिकली अपने आप को असर्ट कर पाएंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे। तो इतना लंबा टाइम अगर वो पॉलिटिकली इनएक्टिवेट हो गए तो उनके लिए जो ग्राउंड है वो टफ है, वो भी वो लूज़ कर जाएंगे। एक तो वो चीज़। दूसरा, अगर उनको वाकई में अपनी बातों को रखना है, जो भी उनकी डिमांड है कि कश्मीर को जो डिवाइड किया गया है वो इलीगल है, वो चीज़ें, तो उनको पॉलिटिकली एक्टिवेट तो रहना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि एक मेन स्ट्रीम में वो आएंगे, धीरे धीरे उनकी बातें भी सुनी जाएंगी, नेगोशिएशंस भी होंगे, तो एक अच्छा फ्यूचर इंश्योर किया जा सकता है कश्मीर वैली के लिए। क्योंकि देखो, लद्दाख वाले तो खुश हैं, लद्दाख का वाले को तो आपको पता होगा कि किस तरीके से डिवीज़न जब हुआ था कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का, तो लद्दाख के लोग तो पहले से ही चाह रहे थे, क्योंकि उनके पास में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी, वो हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पे डिपेंडेंट थे। ओके, तो उस केस को अगर हम कंसिडर करें तो जम्मू एंड कश्मीर में कहीं ना कहीं सस्पिशन ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी रही सही बात, ये पॉलिटिकल लीडर्स के जो घर वाले, खुद के जो बच्चे हो गए,
वो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को ज्वाइन कर रहे हैं, मिलिटेंसी की वजह से कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इनको मेन लीडरशिप को पॉलिटिकली रीएक्टिवेट होना तो बहुत ज़रूरी था, और ये एक अच्छा शुरुआत भी है कश्मीर की पर्टिकुलर बात की जाए तो। ठीक है, तो इस पेज से हम ये आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आइडिया पेज से देखें तो ये आर्टिकल अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जानेंगे कि जो बाइडन अब इलेक्ट हो चुके हैं, तो ये सी राजा मोहन के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, कि किस तरीके से आज अगर रिपब्लिकन हार गए तो क्या प्रॉब्लम है, और क्या मतलब आप जो बाइडन को रीड कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा रिलेशन अमेरिका के साथ है। अमेरिका की पॉलिटिक्स में क्या इश्यूज़ हैं, क्या नहीं है, या फिर पिछले 2 दशकों की हम अगर बात करें तो पिछले 2 दशकों में हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ में कैसे रहे हैं, चाहे रूलिंग में बराक ओबामा हो जिन्होंने पूरे 8 साल रूल किया, या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, या फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, चाहे रिपब्लिकन्स हो या फिर डेमोक्रेट्स हो। इंडिया के रिलेशन अमेरिका के साथ में पिछले 20 सालों में बहुत ही अच्छे बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरी देखेंगे कि जो बाइडन का क्या ट्रैक रहा है अभी तक इंडिया के टुवर्ड्स, और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अब बनेगा वहाँ पे, तो उनका क्या बिहेवियर या क्या उनका एक एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स इंडिया इन प्रीवियस 20 ईयर्स में। ठीक है, तो जानने की कोशिश करेंगे ये वाला आर्टिकल, ये नहीं करेंगे, ये डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है ऐश्वर्या रेड्डी। अभी आपको पता है 19 साल की एक स्टूडेंट ने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जब उसने शुरुआत की, चाहे कितनी परिस्थितियाँ एडवर्स रही हो, एक छोटे से टाउन से आई थी वो, तेलंगाना से, और दिल्ली के एक बेस्ट कॉलेज में आकर के पढ़ी, और उसने अपनी लाइफ को एंड कर दिया। तो ऐसा क्या है कि उसने ऐसा कुछ किया, क्योंकि जब एक छोटे से टाउन से उठ करके वो लड़की, या फिर लड़की ही क्यों, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिल्ली की जो हाईली प्रेस्टीजियस कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर एजुकेशन लेने आते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, क्या वजह है? तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमें एड्रेस करने की या हमें ध्यान देने की, तो ये कोई एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं है, ये एक पूरा एक कम्युनिटी देख सकते हो स्टूडेंट्स की, जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का सामना करती रहती है। और अभी से नहीं, ये प्रीवियसली कई जनरेशन से चलता आ रहा है कि वो परेशानियों का सामना करते हैं। अब रही सही में पेंडेमिक का जो डिसरप्शन आया कोविड-19 की वजह से, उसने तो देखो और भी बुरा हाल कर दिया, और इस पर अभी कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि छोटे टाउन से कोई आ रहा है तो देखो पैसे अरेंज करके लेकर के आते हैं, घर वाले अपनी पूरी जो सेविंग्स होती है वो सारी की सारी खर्च कर देते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़े या हमारी बच्ची पढ़े। तो उस पर अगर ये देखा जाए, फिर भी वो अपनी लाइफ को एंड करने पे मजबूर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपके कॉल हो रहा होगा दिमाग में कि ये प्रॉब्लम्स हैं, वो हम डिस्कस भी करेंगे आगे। तो ये एक वेकअप कॉल है गवर्नमेंट के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि भाई आपको केवल पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहना है, वहाँ पर बच्चे जो डिस्ट्रेस में है ना, उनको भी आप प्रॉपरली टैकल करो, उनसे समझो, उनको काउंसलिंग करो कि कहीं वो स्ट्रेस में तो नहीं है। और स्पेशली उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को जो कि वल्नरेबल कम्युनिटी से आते हैं, या फिर जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपने आप को बहुत ही परेशानियों का सामना करता हुआ देखते हैं। तो ऐश्वर्या की फैमिली की अगर बात की जाए, तो उन्होंने अपनी सेविंग्स, जितने भी रिसोर्सेज थे, वो सारे अपने बच्चे की एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रखे थे। तो हर तरीके से आप देखोगे कि कैसे भी करके एक बच्चा एक छोटे टाउन से, गाँवों से, वो अगर कहीं पे जाता है तो बहुत मुश्किलों से उसको क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज़, या फिर जहाँ पर आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन स्पेस मिलता है, उनको एक्सेस कर पाता है। तो बस केवल एक प्रॉब्लम क्या हो गई अब, कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो आपकी वर्किंग बिल्कुल रुक गई। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस। अब इस केस में आप देखो, अगर डेटा पैक प्रॉपर काम नहीं करता, अगर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर काम नहीं करता, तो एक स्टूडेंट जो है वो एक क्लासरूम से बाहर निकल जाएगा। जबकि आप देख सकते हो कि ऑनलाइन सिस्टम जो है ये केवल इंडिया में ही प्रेवलेंट नहीं है करंटली, ये थ्रू आउट वर्ल्ड चल रहा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज भी दिया है पेंडेमिक ने, कि ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे टैकल करोगे। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान में नहीं रखा गया कि एक बच्चा जो कि कंक्रीट कैंपस में आकर के, कंक्रीट और मोर्टार से बना हुआ, जो ब्रिक मोर्टार से बना हुआ कैंपस है, क्लासरूम में बैठता है, फिजिकली इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, एक सॉलिडेरिटी आती है, एक फ्रेंडशिप का रिलेशन बनता है,
तो कहीं ना कहीं जब भी ये इस तरीके के डेप्रीवेशन होता है ना कि हाँ मैं मेरे पास में लैपटॉप नहीं है, तेरा लैपटॉप उधार दे देगा क्या कि मैं मेरा काम कर लूँ, तो अगर उनको आप घरों पे पहुंचा चुके हो और उसके बाद में अगर क्लासरूम कंटिन्यू रहते हैं, तो जिन लोगों के पास में लैपटॉप या स्मार्टफोन या इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो बच्चे क्या करेंगे? उनके लिए तो परेशानी का कारण बन ही गया ना। तो यहाँ पर तो कोई दोस्त भी नहीं है जिसका बोरो कर सके। क्यों? क्योंकि घर पे पहुंच गए, घर वालों के पास ही लैपटॉप होता तो घर वाले पहले ही दिला देते ना। तो इस वजह से दूसरा आप देखोगे हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज है वो और डीपन हो गई है। जैसे कि ज्योग्राफी को लेकर के, एक नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट किस तरीके से इजीली एक्सेस कर पाएगा जो कोई आदिवासी रीजन से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इधर वाले रीजन से हैं, तो वो कैसे इक्वली मतलब एक क्लासरूम एक्सेस कर पाएगा जो कि किसी और सबअर्बन रीजन या सिटी से आया हो दिल्ली में पढ़ने? तो ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटीज देखो। कास्ट बेस्ड, जो लोग डाउन ट्रोडन सेक्शंस से हैं उनको बेचारों को अपने हाथ में कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो ही तो उनको रिजर्वेशन दिया गया है, तभी तो उनको एजुकेशन फैसिलिटी में कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की गई है। अगर वो चीज़ अब यहाँ पर उनको घरों पे पहुँचा दिया गया तो फिर उनकी एक्सेसिबिलिटी इन हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स पे भी नहीं रही। इसी तरीके से जेंडर की बात करें, जेंडर पे तो हमने बहुत से आर्टिकल डिस्कस किए हैं कि कैसे लड़कियों को पहली चीज़ तो सबसे कम प्रायोरिटी पे रखा जाता है। दूसरी चीज़, उनको जल्दी से फिर बाद में अभी इतने 9 महीने 10 महीने तक अगर घर पे रहने को हो गया उनका, तो एक प्रेशर ये बनना शुरू हो गई, बेटा शादी कर लो। और चाइल्ड मैरिज तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होने लग गई है। तो आप देख सकते हो कि इनइक्वालिटीज़ भी लगातार बढ़ती चली गई है। तो लेडी श्री राम कॉलेज जैसे बहुत सारे कॉलेजेज हैं जहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं चारों तरफ से ये आती हुई जो साइलेंस है ना, आप इसको इग्नोर मत करो। आप ये मत समझो कि आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दोगी कि हाँ किसी का कनेक्शन हट गया। अब जैसे कोई पढ़ाता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आपको, आपके यहाँ पर अगर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो आपकी क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर आपको तो फ़र्क पड़ ही रहा है ना। उस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है और ये वाकई में डीपली वरिंग है, चिंता करने का बहुत बड़ा कारण है ये अपने आप में। और पेंडेमिक ने इस क्राइसिस को देखो और ज़्यादा ग्रेव बना दिया है कि किस तरीके से एकेडमिक या एकेडमिया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती एक स्टूडेंट को केवल एक मशीन की तरह कंसिडर करके कि हाँ हम जो भी बताएंगे मशीन लर्न कर लेगी। नहीं भाई, आप मेरे को नोटिस करने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा केयर देने की ज़रूरत है, चाहे वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो, चाहे इमोशनल सर्कमस्टांसेस हो, या फिर जिस तरीके से भी आप लर्नर को शेप देना चाहते हो कि उसका बिहेवियर या एटीट्यूड कैसा बनना चाहिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी अटेंशन पे करने की। इसी तरीके से हम देखें टेक्नोलॉजी और या फिर अब टेक्नोक्रेट्स हैं या फिर प्योरली टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन पे अगर हम रिलाय करते हैं तो देखो बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं कि भाई एक तो ये कि आपने टेक्नोलॉजी बेसिस पे ऑनलाइन क्लासेस या जो भी काम करवाने थे करवा तो दिए, बट जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन परेशानियों को रिकॉग्नाइज करने की वो आप नहीं उठा रहे हो। दूसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आता है वहाँ पर, जब लोग सब बच्चे साथ में बैठ के पढ़ते हैं, वो नहीं आ रहा है। तो एक सॉलिडरिटी कैसे आएगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पर नहीं फुलफिल हो पाती है। इसी तरीके से जो वल्नरेबल हैं, जो यंग हैं, उनकी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करोगे जब वो एक साथ बैठेंगे नहीं, अलग अलग रीजन से अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो वो तो वही बात हो गई, फिर जिसकी इच्छा होगी वो क्लास लेगा, जिसकी इच्छा होगी वो क्लास नहीं लेगा, और जो क्लास लेना चाह रहा है उसको कहीं ना कहीं इंटरनेट जैसी इशू सामने करने पड़ेंगे, कभी कनेक्शन आ रहा है कभी जा रहा है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहने का मतलब स्टेट को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरी है ये। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इन सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करने मतलब इग्नोर नहीं कर पाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वेलफेयर है उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जितना एजुकेशन सिस्टम है, एंटायर एजुकेशन सिस्टम है, इनको इन सारे क्राइसिस को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली इनइक्वालिटीज़ कि कोई तो एक्सेसिबल है कोई नहीं, वही मार्क्स वाली बात आ गई, कुछ तो हैव्स हैं कुछ हैव नॉट्स हैं, सिंपल सी बात आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से उनको आइडिया गैदर करने का मौका मिलना चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने का मौका मिलना चाहिए, और आप ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे कि अगर इस तरीके के प्रॉब्लम्स की वजह से किसी को भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, किसी पे स्ट्रेस बन रहा है, स्टूडेंट पे स्ट्रेन की कारण बन रही है,
तो उनको आप प्रॉपरली टैकल कर सको, कहीं ना कहीं सुसाइड की तरफ तो ना जाए एटलीस्ट वो, ठीक है। सुसाइड अच्छी बात नहीं होती किसी भी केस में, ठीक है। तो इस तरीके के सिस्टम को हमें कहीं ना कहीं डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। साथ में हम देखें, आज देखोगे केवल डिजिटल डेप्रिवेशन की वजह से परेशानियां नहीं है, इसके बजाय एक यही नहीं है कि अभी केवल वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं वही एक प्रॉब्लम है, नहीं नहीं। डिजिटल डेप्रिवेशन की वजह से आप देख सकते हो एक बहुत मतलब मिलियंस ऑफ यूथ्स की जो एक फ्यूचर एस्पिरेशंस है ना, वो स्टेक पे लगी हुई है अभी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, बिहार को कैसी सरकार चाहिए। देखो, चाहे कोई पार्टी बने, चाहे कोई पार्टीज़ का कॉम्बिनेशन बने, कैसे भी बने, ठीक है, ज़रूरत है कि जो अभी तक थ्रू आउट इंडिया या फिर पिछले कुछ दशकों में हमने बिहार की पर्टिकुलर बात करें, पिछले 3 दशकों में जितनी परेशानियों का, जितनी गलतियां जो बिहार की सरकारों ने की हैं, उन गलतियों को अब सुधारने का टाइम है। अब एक तरफ देखो, जो बाइडन का एक स्पीच यहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली अभी इलेक्शन कंप्लीट हुआ ही है, रिजल्ट आया ही है, जो बाइडन प्रेसिडेंट बनेंगे अब यूएस के, तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने क्या कहा कि बोला हम काम इस तरीके से करेंगे जिसमें पावर का यूज़ ना हो। मतलब एक तरीके से काम इस तरीके से होगा कि हमने किया क्या है उसके बेसिस, मतलब एग्जाम्पल्स जो हमने सेट किए हैं ना, उसी के बेसिस पे काम करेंगे, ना कि पावर के बेसिस पे। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हमें भी कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल्स अच्छी गवर्नमेंट्स ने, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने अच्छे पुट किए हुए हैं, उनकी बेस्ट एक्सपीरियंसेस को हम लें, या प्रीवियसली बिहार में किस तरीके की रूलिंग रहती थी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखो बिहार ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। दूसरा, आप अभी तो चलो डाइवर्सिफाइड वे में थ्रू आउट इंडिया अलग अलग रीजन्स से आईएएस सेलेक्ट होते हैं, आईपीएस सेलेक्ट होते हैं। बाकी एक टाइम था जब बिहार यूपी की इनकी मोनोपोली हुआ करती थी। तो आज ऐसा क्या हो गया है कि जिन पैरामीटर्स पे बिहार कहीं ना कहीं स्लाइड करता जा रहा है, स्लाइड डाउन हो रहा है, ठीक है, फिसलता चला जा रहा है। तो इससे सारी चीज़ों को देखिए तो उन्हीं पर ध्यान दे करके अगर गवर्नमेंट काम करती है तो वैसी सरकार चाहिए है बिहार को। देखो अभी क्या है, हर तरफ आप देखोगे तो सरकारों का दिमाग चल रहा है फ्री बीज में, कि फ्री में सब कुछ बांट दो, ठीक है। अब इसमें न तो वही ध्यान रख रहे हैं कि भाई इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा, ना ये कि प्रीवियसली जो सरकारों ने फ्रीबीज बांटी थी तो उनका क्या उनके पास एक्सपीरियंस है। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अभी भी क्या फ्रीबीज पे ही लगे हुए हैं। राइटर जो हैं वो बोल रहे हैं, बोले 1980s से जब ये शुरुआत होती है तो आप देखो बूढ़े लोगों को हेल्प देना, गरीबों को हेल्प देना, या फिर आप देखोगे कि कैसे भी करके हेल्प कैसे डायरेक्ट उनके पॉकेट्स में मनी पहुंचाने की बात करते हैं, या फिर लोन वेवियर की बात करते हैं, या फिर आप जानते हो कि कैसे भी करके डायरेक्ट आप वो दे रहे हो, एम्पावरमेंट तो कर नहीं रहे हो ना, एजुकेशन दे रहे हो, बस ध्यान किस चीज़ पे है कि बस अभी डायरेक्टली वोट कौन दे सकता है। इस चीज़ पे जब ध्यान कर काम की जाती है गवर्नमेंट्स के द्वारा तो देखो ट्रेजर्स खाली हो जाते हैं, खजाने बिल्कुल खाली हो जाते हैं, ठीक है। अब दिया क्या जाता है, देखो बर्तन दे दिए, कलर टेलीविज़न दे दिया, बेटी की शादी के लिए सोना दे दिया, एजुकेशन की बात की जाए उस पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है, ना एम्प्लॉयबिलिटी पे ध्यान दिया जा रहा है, ना उसके एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे फार्म लोन वेवियर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने की बात कर रही है। बट आप एक चीज़ देखो, एम्प्लॉयमेंट और ये जो मेन एम्पावरमेंट के काम है ना, वो बिल्कुल भी नहीं किए जा रही है। देखो ये 3 इंपॉर्टेंट काम है, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी और एम्पावरमेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन पर बात ही नहीं की जा रही है। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो इन रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करके अगर काम करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी बननी चाहिए जिससे कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा कर सके। बट हो क्या रहा है, पॉपुलिज्म, केवल पॉपुलिस्ट की जो कि अनप्रोडक्टिव काम है उन पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, जो हमने एग्जाम्पल प्रीवियसली देखे। पिछले 2 दशकों की अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की गवर्नमेंट ने तो देखो बायंसी शो की है हर एक केस में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे गवर्नमेंट की खुद की रिसीविंग्स हो, रेवेन्यू हो, वो भी। बट बिहार जो है वो अभी भी लगातार कहीं ना कहीं गर्त में जाया जा रहा है, और कोविड-19 ने तो देखो हाल ही बुरा किया है। बिहार की पर कैपिटा अगर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाए 2019-20 की, तो वो केवल 46,664 रुपये है, जो कि नेशनल एवरेज की केवल 34.7% है। नेशनल एवरेज आप देखो 1,34,226 रुपये है।
तो आप बिहार का कंपैरिजन देखो कितना बुरा हाल है। ये चीज़ यही नहीं, पिछले 10 सालों में आपने भी सुना होगा कि बिहार की जो पर कैपिटा जो इनकम है वो इंक्रीज होती दिखाई दे रही है। पर आप देखोगे ना, बेस क्या लिया हुआ है, बेस बहुत कम है। और बेस कम होता है तो फिर थोड़ा सा चेंज होता ही लगता है बहुत बड़ा चेंज हुआ है। इन रियलिटी आप देखोगे पिछले 10 सालों में जो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे नेशनल, यहाँ पे ये देखिए हमने, जिसमें बिहार की पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें 34.3% हुआ करता था 10 साल पहले, जो कि अभी बढ़ के कितना हुआ, 34.7%। तो आप देख सकते हो कितना मीगर चेंज हुआ है, ज़्यादा कोई चेंजेज नहीं है। केवल परसेंटेज इसलिए दिखाई देते हैं, अगर इकोनॉमिक सर्वे भी आपने देखा होगा पिछले 1-2, तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पर एक ही चीज़ क्लियर थी कि बिहार अच्छे से ग्रो कर रहा है। अरे भाई आप बेस क्या ले रहे हो वो भी तो देखो ना, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रही सही में अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो बिहार बहुत एनकरेजिंग आउटपुट दे रहा है, बट आप देखोगे कि बिहार में मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट लगातार नेशनल एवरेज से ज़्यादा बना हुआ है, वहाँ पर गरीबी भी लगातार बनी जा रही है, तो दूसरी तरफ जॉब रोजगार भी नहीं है। इसीलिए तो बिहार, आपको पता है बिहार के लोग बिहार छोड़ छोड़ करके थ्रू आउट इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगह जाके काम करते रहते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें तो बिहार की इकोनॉमी में केवल 8.7% कॉन्ट्रीब्यूशन है, केवल 8.7। आप देखो दूसरी तरफ 2017-18 में आप देखोगे तो नेशनली जितनी फैक्ट्रीज है ना उसका केवल 1.5% ही बिहार में है। इसके अलावा आप देखोगे अगर इस निडल को, इस पूरी सुई को अगर हम सही तरीके से सेट करें तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नेशनल एवरेज का केवल 0.6% ही रहा है पिछले 1 दशक में। तो हाल देखो क्या बुरे हो रहे हैं वहाँ पे, बस केवल फ्री बीज बांटने पे लगे हुए हैं। एफडीआई की बात करो तो इंडिया में जितना एफडीआई आता है ना उसका केवल 0.01% एफडीआई आया है 2019-20 में बिहार में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देखोगे इसकी रैंक है बिहार की 26वीं 2019 में। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो या सिस्टमेटिकली देखें तो हर चीज़ में डिस्करेजमेंट ही मिलता दिखाई दे रहा है वहाँ पे। आप सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ को लेकर के शौक में आओगे कि बिहार में मतलब मतलब मेजर स्टेट होने के बावजूद एक सिंगल कंपनी ऐसी नहीं है जो कि बीएसई या फिर एनएसई में ट्रेडिंग कर रही हो। प्राइवेट इक्विटी की बात करो, वेंचर फंडिंग की बात करो, इन्वेस्टर्स इधर अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हैं, नियरली नील है। तो ये चीज़ें तो देखो बहुत ज़्यादा परेशानियों का कारण बनता है। और यहाँ पे देखो क्या तंज मरा है कि बिहार तो लगातार एक गंगोत्री की तरह काम करता है, अनस्किल्ड लेबर की तरह। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती रहती है ना लगातार, उसी तरीके से बिहार से अनस्किल्ड लेबर जो है रेस्ट ऑफ इंडिया में जाके काम करते हैं। बिहारी को अगर जीना है तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा एक ट्रेंड चल पड़ा है। और अगर जिन्होंने हाईली एजुकेशन गेन कर ली है वो बिहारीज थ्रू आउट वर्ल्ड अलग अलग आईटी फर्म्स में, फाइनेंस फर्म में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, इन फर्म्स में काम करते रहते हैं। तो एक यंग पर्सन है बिहार के जिनका नाम है अमानुल्लाह, तो उन्होंने रिसेंटली थोड़ी सी इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके और अपने खुद के साथ के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पुराने जो स्टूडेंट पास आउट हो गए उन एलुमिनाई ग्रुप को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की है बिहार की एक कॉलेज है जिसका नाम पटना साइंस कॉलेज। तो इस तरीके से वो लोग भी कहीं ना कहीं एनकरेज्ड फील कर रहे हैं कि हाँ वाकई में बिहार की ग्रोथ के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो पॉइंट तो बार बार बिहार का ही आ रहा है, बट आप देख सकते हो कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं रियलिटी में भी है। तो ये एग्जाम्पल आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो, ठीक है। अब ये इलेक्शन कैंपेन में आप देखोगे तो क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे देखो आप अलग अलग पार्टी सेम वही चीज़ें, कुछ नया नहीं। मंदिर बनवा देंगे सीता माता का, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे देंगे आपको, ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन फ्री में दे देंगे। अरे भाई ऐसी चीज़ों से कोई बिहार का एम्पावरमेंट थोड़ा ना आएगा। वहाँ के लोगों को एजुकेशन दो, एम्प्लॉयबल बनाओ और इसके साथ में आप उनको एम्पावर करो, कम से कम लड़कियों पर भी ध्यान दो, सब तरफ हर एक सेक्शन पे। तो ये एक चिंता का कारण लगातार बना जा रहा है कि स्टेट की कैपेसिटी को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा रहा, हार्नेस नहीं किया जा रहा। एग्जीक्यूट करते टाइम पे जब बात आती है प्रोमिसेस को, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं फेलियर दिखाई देता है। जब गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट जॉब आप प्रॉमिस कर रहे हो तो क्यों ना यहाँ पर ज़्यादा रिक्रूटमेंट के लिए
आप इन्वेस्टमेंट लेकर के आओ, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे लेकर के आओ, ठीक है। बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, वो यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट भी करवाती है ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो स्टेट एग्ज़ाम्स का तो देखो हाल वैसे ख़राब है। आप अगर स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक स्टेट में देखो 3 से 4 साल तो मिनिमम एक पोस्टिंग में लगते हैं, एक बार वैकेंसी निकल गई तो। और दूसरा रही सही में बिहार का यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जाम्पल दें, बोले नेपोटिज्म, मिसमैनेजमेंट और करप्शन तो कॉमन है हर एक एग्ज़ाम में। और जो ऑफिशियल्स एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं वो फिर जेलों के पीछे बैठे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम पे काम नहीं होता है, रिश्वत लेते रहते हैं। तो उसका असर क्या होता है अल्टीमेटली? बिहार की जीडीपी पे होता है, बिहार की ग्रोथ पे होता है। रही सही में हमने एक प्रीवियसली एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की अगर बात की जाए, जिसमें हमने बोला कि टेक्नोलॉजी एक पेनिशिया की तरह काम करेगी, रामबाण का काम करेगी। तो आप देखो वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जो मिड डे मील स्कीम्स हैं, वहाँ पर भी करप्शन देखने को मिल रहा है, एक नेक्सस देखने को मिल रहा है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखो कि कितना बुरा हाल हो रहा है, हर तरीके से जो लोकल्स हैं उनका हरसमेंट हो रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी और सेंसिटिविटी, इसकी कमी हमें देखने को मिलती है। नॉट ओनली बिहार, यहाँ बिहार की बात हो रही है, बट सारे देश में आप देख सकते हो। हमें ज़रूरत है कि जो कोर टेनेट्स हैं, जैसे कि कमांड प्रॉपर हो, इनकी टाइम टू टाइम सुपरविजन हो, ग्रीवांस रिड्रेशल होना चाहिए कि जो लोग भी परेशान हैं उनको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी उनकी परेशानियों का हल निकाला जाए। हायर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी सुपरविजन प्रॉपर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर एक लेवल पे, ठीक है। तब जा कर के जो प्रोग्राम्स हैं जो लॉन्च किए जाते हैं वो टाइम पे काम करेंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन गवर्नमेंट जो आएगी, अभी आज ही जहाँ तक वर्डिक्ट आ जाएगा, तो उसमें आप देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन सारे इश्यूज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में लाने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिक्लाइन हो गया उसको थोड़ा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। सॉल्यूशंस जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल चेंजेस में है, ठीक है। जबकि आप देखते हो काम क्या है? पॉपुलिस्ट, कौन हमें जल्दी से वोट दे सकता है, उस पर दिमाग लगाना। वो कहीं ना कहीं इमीडिएट रिजल्ट आपको देगा नहीं, मतलब आप जीत तो जाओगे, बट जो वाकई में जो प्रॉब्लम है सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रीडिंग वोल्टायर इन फ्रांस। देखो अभी लगभग अब 6 साल पहले की बात कर रहा है राइटर कि 7 जनवरी 2015 को 2 फ्रेंच जिहादिस्ट जो कि कौची ब्रदर्स थे, उन्होंने 8 एम्प्लॉयज़ को मार दिया था, असैसिनेट कर दिया था चार्ली हेब्डो के यहाँ पे, ठीक है। चार्ली हेब्डो न्यूज़पेपर की जो पब्लिकेशन थी वहाँ पे ऑफिस पे आकर के, और लगभग 11 जनों को इंजरी दे दी थी। इसी तरीके से आप देखोगे तो उसकी फिर ऑब्जेक्शन करने के लिए बहुत सारे फ्रेंच लोग जो थे उनकी गैदरिंग हुई, कहाँ पे? बसाइल स्क्वायर पे, और एक मोमेंट सा चल पड़ा था उस टाइम पे आप देखोगे। और वोल्टायर का जो सबसे इम्पोर्टेंट वेव थी दैट वाज ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस, कि किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपहेल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज अगर क्रिटिसिज्म को नहीं सुनेगा, हमारी सोसाइटी में अगर क्रिटिसिज्म को आपको स्पेस नहीं देना है, तो हम कैसे एडवांसमेंट ला पाएंगे? हम केवल और केवल स्टीरियोटाइप इश्यूज़ में ही फंसे पड़े रह जाएंगे। इसी तरीके से हम देख सकते हैं पिछले कुछ वीक में एक इशू लगातार चलता आ रहा है कि एक टेरर अटैक देखने को मिल रहा है लगातार। एक इस्लामिक आप देख सकते हो फंडामेंटलिज्म जो है वो लगातार अपनी एक राइज दिखा रहा है, फनेटिसिज्म दिखाया जा रहा है, वायलेंस कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है सैमुअल पैटी 48 ईयर्स ये टीचर थे जिनको मार दिया था एक चेचन्या के जो माइग्रेंट जो लोग थे उनके बच्चों में से एक 18 साल के लड़के ने। तो इसके बाद में आप देखोगे कि वमन 60 साल की एक औरत को मार दिया जाता है और 2 और लोगों को मार दिया जाता है नीस में। तो कहने का मतलब ये, नाइस बोल सकते हो, नीस बोल सकते हो, फ्रांस की एक सिटी है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कैसे भी करके एक फनेटिसिज्म वायलेंस का जो इशू है ना वो फिर से राइज हो रहा है रिलीजन के नाम पे।
उन्हीं सिचुएशन में आप देख सकते हो वोल्टायर ने अपनी बातें रखी थी। तो वोल्टायर को री इन्वेंट करना अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो तरीके के रिफ्लेक्शन हमें समझ में आएंगे। नंबर वन, कि जिस चीज़ के लिए फनेटिसिज्म आप कर रहे हो उनके कैसे किस तरीके से टैकल किया जाए आज के टाइम पे, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट में रेडिकलाइजेशन, आईएसआईएस का इमरजेंस देखो, अलकायदा का काम देखो, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का देखो, और रही सही में ये जो लोन वोल्फ अटैक आपने सुने होंगे कि एक अकेला आदमी जो आइडियोलॉजी से तो इफेक्टेड है, मतलब उसके ऊपर असर तो है आइडियोलॉजी का, पर जिन आइडियोलॉजी गुरु से वो अफेक्टेड है उनका उन पर कोई डायरेक्शन नहीं है कि भाई तू ऐसे करके कोई कमिट करना। तो वो कभी चाकू उठा लेते हैं, चाकू उठा करके मर्डर कर देते हैं, कभी ट्रक उठाया, ट्रक ड्राइविंग करके उनको मार देते हैं। ये चीज़ें उस टाइम पे आई थी 2015-16 के टाइम पे बहुत हुई थी, फ्रांस में तो लगातार। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये जो फनेटिसिज्म का माहौल बना हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है। इसके अलावा हम देखें फ्रीडम ऑफ थॉट की अगर बात करें तो किस तरीके से हम ये स्टीरियोटाइप इश्यूज को टैकल कर सकते हैं, और आज के वर्ल्ड में जो फ्रीडम देनी चाहिए कि एक इंडिविजुअल को, वो कैसे अपहेल्ड की जा सकती है। तो यहाँ पर वोल्टायर जो एक ही चीज़ कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप किस बारे में सोच रहे हो, दिस इज नॉट अबाउट द फ्रीडम। इंपॉर्टेंट है कि आप जिस बारे में भी सोच रहे हो वो कैसे सोच रहे हो, मतलब द वे वी थिंक अबाउट इट, ये होती है फ्रीडम। मतलब सोच कैसे रहे हो वो आपका अधिकार है, ये नहीं कि सोच किस बारे में रहे हो। अरे भाई सामने जो चीज़ आएगी वो चीज़ आप उसके बारे में ही सोचोगे, बट कैसे सोच रहे हो और फिर उस चीज़ को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तब जा करके वो फ्रीडम है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये लिख लेना जरूर से। ये इसमें वी कैन लर्न फ्रॉम वोल्टायर इज दैट इट इज नॉट द वेरी थिंग वी थिंक दैट मेक्स फ्रीडम बट द वे वी थिंक अबाउट इट। जिस बारे में हम सोच रहे हैं वो फ्रीडम नहीं है, कैसे हम सोच रहे हैं वो फ्रीडम है। ठीक है, ये लिख लेना, आप काम आएगी फ्रीडम के बारे में। अगर आपको एथिक्स पेपर में भी लिखना हो तब आप लिख सकते हो, या फिर इसमें देखो थोड़ा सा सोसाइटी वाला जो पॉइंट है वहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। रिलीजन से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है वो भी कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर में, दोनों में आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो इसको। अब बात आती है फ्रीडम और थॉट की। तो ये एक कॉमन ग्राउंड होता है फिलोसॉफी के लिए, और फिलोसॉफिकल स्कूल्स है ना वो कहीं ना कहीं इन्हीं पे डिपेंडेंट होती है। आज अगर बहुत सारी आइडियोलॉजीज अगर थ्रू आउट वर्ल्ड चल रही है, कभी आप मार्क्सिज्म की बात करते हो, कभी लिबरलिज्म की बात करते हो, कभी सोशलिज्म की बात करते हो, ये एक ही चीज़ को, एक स्टेट को चलाने के लिए आइडियोलॉजीज दी हुई है ना कि लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर उनको फ्रीडम नहीं दी होती तो क्या इस तरीके के अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप समझ पाते, सोच पाते किसी चीज़ को? नहीं ना। तो फिलोसॉफी के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जब बात आती है फनेटिसिज्म की, कट्टरपंथीवाद की या कट्टरवाद की, तो वहाँ पर देखो वोल्टायर अपने आप ही रेलेवेंट हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से कैथोलिक चर्चेज़ ने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करनी शुरू कर दी थी, जो लोग कुछ बोलना चाहते थे, तब वोल्टायर ने अपनी 1763 में बहुत इंपॉर्टेंट बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस। तो उन्होंने कहा था कि बोला कि ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी देने का मौका होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपको पता है एक तरफ तो थे रेडिकल कैथोलिक्स और एक थे लिबरल प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, तो कैथोलिक्स जो थे वो तो चर्च पे बेस चल रहे थे कि हर चीज़ में चर्च को सुपीरियर मानना। वही बात हो गई कि कैसे भी करके अपनी खुद की बात को मनाने के लिए चर्च के जो पोप थे वो अपने हिसाब से ही लोगों की फ्रीडम को ब्रीच करते थे, लोगों की फ्रीडम को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करते थे। उस टाइम पे ये ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस आई कि कैसे भी करके भाई कैथोलिक्स आप लोग टॉलरेंट बनो, जो प्रोटेस्टेंट्स हैं जो अपनी लाइफ को फ्रीली जीना चाहते हैं आप उन लोगों को रोको मत। ठीक है, तो वही चीज़ अभी आ जाती है जब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देखा जा रहा है यूरोप में, पर्टिकुलरली फ्रांस में। इवन फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर की है कि भाई आप चाहे कुछ भी करो। उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही चीज़ कही है, वोल्टायर की बात को ही कहा है कि द एनलाइटनमेंट विल नेवर ग्रो डिम। एनलाइटनमेंट कभी भी नहीं कम होगा, एनलाइटनमेंट तो टाइम के साथ में लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे
फनेटिसिज्म के अगेंस्ट में हम वोल्टेयर के वर्क्स को और देख सकते हैं, जिसमें एक इंग्लिशमैन और एक स्पेनाइड के बीच में एक डिस्कशन को भी मतलब एक तरीके से लिखा था वोल्टेयर ने। 1764 में एक डिबेट था, डायलॉग था, जिसको लिखा गया डिक्शनरी ऑफ फिलोसफी। उसमें वोल्टेयर ने एक ही चीज़ कही थी कि इंग्लैंड तब से बहुत खुश रहने लग गया है जब से एक तरीके से राइट टू स्पीक का आराम से सब यूज़ कर रहे हैं फ्रीली। ऐसा नहीं कि कैथोलिक चर्च क्या सोचेगा या फिर हमारे ऊपर कोई अटैक तो नहीं हो जाएगा, हम कुछ बोल देंगे। कहने का मतलब ये है, देखो डिसएग्रीमेंट कहीं पे है ना, और उसको अगर कोई एक्सप्रेस करना है ना, तो वो पब्लिक स्पेस हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत। और आज तो लिबरल डेमोक्रेसीज है भाई, बिल्कुल ओपन माइंडेड माहौल होना चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशन में जहाँ पर आप एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाओगे तो वो तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। और इसी का कहीं ना कहीं यूज़ किया था 2015 में चार्ली हेब्डो ने, उस न्यूज़पेपर के थ्रू मतलब वॉलंटरीली क्रिटिसाइज किया था किसी रिलीजन को। तो क्रिटिसिज्म तो भैया आप एक्सेप्ट करो ना, कोई आप में गड़बड़ियां हैं तो उनको एक्सेप्ट करो। दैट डजंट मीन कि आप वहाँ पे असैसिनेट करने के लिए निकल जाओगे ट्रक लेकर के या कोई चाकू छुरा लेकर के, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पर बार बार वही आता है कि भाई जहाँ पर क्रिटिसिज्म को देखा जाता, आप भी सुनो, आप मुझे कमेंट देते हो, अगर मैं अपना क्रिटिसिज्म ही नहीं सुनूंगा, आप जैसे कमेंट देते हो, कोई नेगेटिव बात बोलता है, कोई अप्रिशिएट करता है, अप्रिशिएशन में तो बड़ा खुश हो जाऊँ, बट आप अगर मेरे में कमियाँ निकालते हो, अगर उनमें कमियों में काम ही नहीं करूँगा तो कहाँ से बेटरमेंट आ पाएगा। एग्जैक्टली वही चीज़, वही ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस, ये बुक्स के नाम आप याद रख लेना, कोट करने में देखो काम आती है ये चीज़ें, ठीक है। अब आप देखोगे हमारे यहाँ पर भी जो लीडर्स रहे हैं, जैसे गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अंबेडकर, इन्होंने भी सेक्युलर पॉइंट पे आकर, जब रिलीजियस लोगों ने सेक्युलर पॉइंट की बात आई तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, रिलीजियस लीडर्स जो हुआ करते थे या रिलीजन के बेसिस पे फनेटिसिज्म देखने को मिला, कट्टरपंथी, तो उस चीज़ को तो बिल्कुल डिस्कार्ड किया करते थे। गांधी जी ने तो इस चीज़ पे विश्वास किया है कि कुरान की टीचिंग्स है ना, वो भी क्रिटिसिज्म से नहीं बच सकती, चाहे कोई कितनी बड़ी अच्छी से अच्छी रिलीजियस बुक्स हो, अगर उनमें कमियां हैं तो उन पे क्रिटिसिज्म अगर होता है तो वो अच्छा ही है, कुछ बेटरमेंट के लिए ही है। और एक चीज़ बड़ी अच्छी बोलते हैं यहाँ पे कि गांधी जी का तो एक ही चीज़ कहना था कि अगर आप वाकई में कहीं जाते हो, कहीं पे भी कोई मंदिर में जाते हो, किसी गुरुद्वारे में जाते हो, कहीं मॉस्क में जाते हो, कहीं चर्च में जाते हो, तो उससे बाहर निकल के आप उसके बेसिस पे, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर गुरुद्वारे पे, कहीं पे भी मंदिर मस्जिद कहीं जाते हो और उसके बाहर निकलते हैं आप हेट्रेड और वायलेंस फैलाते हो, तो भाई इसका मतलब आप सही जगह पे नहीं जाके आए हो। और ये चीज़ें नहीं सिखाते हैं ये गुरुद्वारे या सिनेगॉग जो भी हैं, टेम्पल्स हैं, चर्चेज़ हैं, यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो बात वही आ जाती है वोल्टेयर वाली कि भाई टॉलरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्रिटिसिज्म फेस करो, सही लगे उसको इम्प्रूव करो। सचिन तेंदुलकर का डायलॉग एक, अगर मेरे ऊपर कोई पत्थर फेंकता है तो मैं उस पत्थर का जवाब पत्थर से ना दे करके उस पत्थर को पकड़ता हूँ और मेरे मकान की नींव में लगाता रहता हूँ, जिससे मेरा मकान बन गया आज बहुत बड़ा। समझ गए ना? तो ये चीज़ हमें हमारे एटीट्यूड में भी लानी चाहिए, और ये रियलिटी भी है, एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में, एक रिलीजन में, हर जगह पे ये कहीं ना कहीं रहना चाहिए, ठीक है। कुछ गेन ही होता है देखो हमेशा क्रिटिसिज्म से। तो वोल्टेयर अपने आप में आज भी रेलेवेंट है, और गांधी जी की इस फिलॉसफी को, जिसमें कि गांधी जी ने रिलीजियस फनेटिसिज्म को कहीं ना कहीं बिल्कुल डिस्कार्ड किया है, हमेशा से अगेंस्ट में बोलते रहे हैं, वहाँ पर वोल्टेयर सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो यही चीज़ हमें कहीं ना कहीं ध्यान भी रखनी चाहिए कि भाई सबको बोलने का राइट है, क्रिटिसिज्म अगर सही है, अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आपके पास में तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, आप भी बोल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। पर इसका मतलब ये नहीं आप उसको मार ही दो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मिस रीडिंग द बाइडेन मोमेंट। आर्टिकल सी राजा मोहन जी के द्वारा लिखा हुआ है। वही बात, यूएस इलेक्शन हो गए, इंडिया वाले ये सोच के चल रहे हैं पता नहीं यूएसए में हमारा कितना क्या इंपॉर्टेंट रोल है। माना कि वहाँ पर इंडिया की एक कम्युनिटी अच्छी खासी है, पर वो कम्युनिटी वहाँ पर है तो वहाँ के इश्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। हम जितना सोचते हैं ना अमेरिका की इलेक्शंस को लेकर के, उतना अमेरिकन लोग हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। हाँ, हम क्यों सोचते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है।
पहली चीज़ हमारी कम्युनिटी वहाँ जाके रह रही है, दूसरी चीज़ अमेरिका इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, तो वहाँ पर जो कुछ भी पॉलिटिकली चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी स्पेकुलेशन हो रहा है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, कोई नई आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट आ रही है, उसका इफेक्ट नॉट ओनली इन यूएसए बट ऑल्सो थ्रू आउट वर्ल्ड, इंडिया ही नहीं थ्रू आउट वर्ल्ड इसको कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो हम ये सोचें कि इंडिया की पॉलिटिक्स या इंडिया के इश्यूज़ को अमेरिका में डिस्कस किया जाता है, अमेरिका में बात होती है, बिल्कुल नहीं। फिर बात आ जाती है कि हमारा जो रिलेशनशिप था वो अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ में अच्छा था, अब जो बाइडेन आ गए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और रही सही में आपको पता है कि जो हाउडी इवेंट हुआ था, हाउडी मोदी इवेंट, जिसमें अब की बार ट्रंप सरकार मोदी बोल करके आए थे, तो इसको लेकर के कुछ जो इंडियंस हैं वो कहीं ना कहीं चिंता में भी आ रहे हैं कि अब जो बाइडेन है वो बदला लेंगे या फिर उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेंगे। देखो सिंपल सी बात ये है, ओबामा के साथ में क्या रिलेशन थे, डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे नरेंद्र मोदी के, देखा जाए तो ओबामा के साथ में ट्रंप से भी ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे। कैसे, आप देखोगे जो भी बड़े बड़े टाइज हुए थे, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे यूएसए के, बराक ओबामा, और किस तरीके से इनकी एक केमिस्ट्री भी सेट थी। तो वो चीज़ तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे, हमारे हैं, उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी था। बट आपने एक चीज़ बड़ी ध्यान से सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि नरेंद्र मोदी इज ए हार्ड नेगोशिएटर, हाउडी मोदी इवेंट में ही बोला था। हार्ड नेगोशिएटर का मतलब कि अपनी शर्तों पर ही एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं, अपना अपर हैंड रखना चाह रहा है अमेरिका, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी या फिर इंडिया जो अपने इंटरेस्ट को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पर राइटर एक ही चीज़ निकाल के लेके आ रहे हैं कि जब ओबामा जब प्रेसिडेंट थे ना, तो उस टाइम पर जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने हमेशा से इंडिया के लिए अच्छे रिलेशंस रखे हैं। जबकि एक सेनेटर भी थे ना जो बाइडेन, तो उन्होंने जब 2005 से 2008 के बीच में एक जो सिविल न्यूक्लियर डील की बात जो चल रही थी, उस टाइम पर भी सेनेटर बाइडेन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि कैसे भी करके इंडिया और वॉशिंगटन को साथ में लाया जाए। एक अर्जेंट लेजिस्लेटिव एक्शन लेने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की थी। तो आप देख सकते हो इंडिया के लिए बाइडेन का क्या बिहेवियर रहेगा, अगर उनका प्रीवियस जो भी कंडक्ट था उसको हम देखें तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज़ बड़ी आ रही है बार बार घूम के कि कश्मीर इशू को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेके डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लेजिस्लेटर्स ने कुछ बातें बोली थी। ठीक है, देखो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो आप देखोगे मोर और लेस अब इक्वल ही रहेगी। इसके लिए हम बहुत आर्टिकल्स पहले भी देख चुके हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अभी चाइना का एमरजेंस जो हो रहा है वो यूएसए को ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है। चाइना ने अगर लद्दाख वाले रीजन में एग्रेशन दिखाया है तो क्या थोड़ी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए थोड़ा ना दिखाया है। एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि चाइना ने केवल एक मैसेज देने की कोशिश की है कि तू भाई इंडिया, तू यूएसए के ग्रुप में मत जा। बट वही बात, यूएसए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओपनली इंडिया को सपोर्ट करने के लिए रेडी था, तो इंडिया ने भी कॉन्फ्रंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनली पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती है। तो यूएसए और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो उसका तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक, आप देखोगे तो रिलेशनशिप में वो चीज़ कंटिन्यू बनती रहेगी। रही सही में यूएस की जो कांग्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पर आप देखोगे डिस्कशन भी होते हैं ना, तो एक अच्छे लेवल पे होते हैं, एक इंटरेस्ट बेसिस पे, आइडिया बेसिस पे, जो कि वाकई में फिर लास्ट में आप देखते हो एक कंक्लूजन जब निकलता है तो एक विग्रस आर्टिकुलेशन होता है, मतलब फाइनलाइजेशन होता है बढ़िया तरीके से अच्छी डिबेट के बाद में। तो कांग्रेस जो है यूएसए की वो बहुत ही सॉलिडरिटी की बेसिस पे काम करती है, ऐसे नहीं कि 2 मिनट में जल्दबाजी में कोई काम किए गए, नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट चाहे कोई भी बनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूएस की कांग्रेस वो है वो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रही है। चाहे इंडिया को कैसा भी टैग देने की बात हो या फिर यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने की बात हो, हमारे लीडर्स वहाँ पे जाके यूएस कांग्रेस को एड्रेस भी करते हैं, उनको सुना भी जाता है, अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से काम होता है। और ये जो बाइडेन जब सेनेटर थे 2005 से 8 के बीच में, जब सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव की बात चल रही थी यूएस और इंडिया के बीच में, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओबामा के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन जो था, तो जो बाइडेन खुद थे
वो वाइस प्रेसिडेंट थे, और इनका जो अब नया एडमिनिस्ट्रेशन जो बनेगा वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं लाइनेज या उन्हीं लाइन पे काम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टी लाइन पे ही तो काम करना होता है इनको। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे यही आ जाता है कि मिसरीड मत करो जो बाइडेन को। हाउडी मोदी जो रैली हुई थी वहाँ पर आप देखोगे तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। तो आज टाइम के साथ में अगर चेंज हो तो आज अब इस टाइम पे क्या इश्यूज हैं जो इंडिया भी कहीं ना कहीं एनविसाज करता है, उन्हीं पे आप वो भी तो देखो ना, कन्वर्जेंस भी आ रही है। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करो, हेल्थ सिक्योरिटी की बात करो, अलायंस को रीबिल्ड करने की बात करो, और चाइना के लिए पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो वहाँ पर देखो जो बाइडन और इंडिया की लीडरशिप सेम प्लेटफॉर्म पे आती हुई दिखाई देती है। समझ गए? तो आप देखोगे कि यूएसए की पॉलिटिक्स क्या है, किस तरीके से रिलेशनशिप आगे चलेगी, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। बायलैटरल रिलेशनशिप पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा वहाँ पर अभी भी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, क्योंकि एक वेव आती है कि किस तरीके से हम आगे बढ़े। क्योंकि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में चाइना की बहुत ज़्यादा दादागिरी हो गई है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर यूएसए अब बायलैटरल इंस्टीट्यूशन, बायलैटरल रिलेशंस को ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा। समझ गए? चाइना और रशिया तो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए हुए हैं कि यूएसए पे रिसर्च करो। हमारे यहाँ इंडिया में भी अमेरिकन स्टडीज़ रिसर्च सेंटर एट उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद था, पर हुआ क्या कि इस इंस्टीट्यूशन को 1990s के बाद में फंडिंग आनी बंद हो गई, तो रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये इंस्टीट्यूट सस्टेन नहीं कर पाया। अब ज़रूरत क्या है कि चाइना और रशिया की तरह हमें भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव करने की ज़रूरत है, जिससे कि अमेरिका में क्या वाकई में काम है, किस तरीके से वो लोग सोचते हैं, क्या उनके सोशल इश्यूज हैं, किस तरीके से वो आगे बिहेव करेंगे, उस पर रिसर्च हो और प्रॉपर काम किया जा सके। कहने का मतलब ये है अमेरिका देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेरिका ही नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, की प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए, उन पर रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, वो फिर बाद में बताएंगे कि भाई हमें इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इस कंट्री से ऐसे डील करना चाहिए, इन सिचुएशन के में हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, इस सिचुएशन में हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्टेट में नहीं रहेंगे। उन चीज़ों को अगर देखें तो आप पहले से प्रिपेयर रहते हो, वेल प्रिपेयर्ड है। कोई भी बात अगर कहीं पे आप अपनी बात रखते हो तो आप अच्छे से डिबेट भी कर पाते हो, डिस्कस भी कर पाते हो। वही चीज़ यहाँ पे राइटर बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।